अपनी आवाज उठाएंगे, मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दम भरते हैं। इस पोस्ट से नेपाल में खूनी खेल हुआ, तख्ता पलट तक हो गया। पीएम हो या मंत्री, प्रदर्शनकारी के डर से सबको दुम दबाकर भागना पड़ गया। पूर्व पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक के घर को प्रदर्शनकारियों ने छोड़ा ही नहीं। संसद से लेकर मंत्रालय तक को आग के हवाले कर दिया। जैनजी के प्रदर्शन ने ऐसा खूनी मोड़ दिया कि आनन फानन में पीएम केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। अब पूरे नेपाल पर सेना का नियंत्रण है। अब भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन होते हैं जेनजी। इसी पर देखिए हमारे खास पेशकश जेनजी की एबीसीडी। नेपाल में जेनजी का तांडव। कूल जनरेशन ने क्यों सुलगाई आग? चौबीस घंटे में कर दिया तख्ता पलट। पीएम प्रेसिडेंट ने छोड़ी कुर्सी। नई सोच, नई पहचान। किस उम्र के लोग शामिल? युवा हाम्रो शक्ति हो, बुढा नेता हात्ती हो, नेताको छोरा गाडीमा, गरिब जाति खाडीमा। डिजिटल युग की युवा शक्ति। कलम से जो तहरीरें लिखनी थी वो सीने पर गोलियां झेल कर लिख रहे हैं। ये नेपाल के वो युवा हैं जो खामोशी से नहीं, लहू से इनकलाब लिख रहे हैं। नेपाल के युवा छाती ठोककर फौज और सत्ता को चुनौती देते नजर आए। ये हैं जेनजी। नेपाल का जेनजी का आंदोलन पूरे विश्व के लिए भी एक चेतावनी है। पूरे विश्व में भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं किए गए हैं। ग्लोबलाइजेशन के जो फ्रूट्स हैं वो सभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। सबके विकास की जो बातें कही गई थी वो नहीं हो पा रही हैं। रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। मिडिल क्लास की जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो
तो ऐसे में ये जो युवाओं का जो असंतोष है, नेपाल के युवाओं का जो असंतोष है, वो एक चेतावनी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। फ्रांस के युवाओं का जो असंतोष है वो भी एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। जेनजी कोई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन नहीं है, बल्कि एक नई पीढ़ी यानी जनरेशन समूह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वर्ड है। जेनजी एक जनरेशन यानी पीढ़ी है जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है, और तो और इन्हें जूमर भी कहा जाता है। इसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है, यानी आज के समय में ये लोग ज्यादातर किशोर और युवा हैं। ये मिलेनियल्स 1981 से 1996 के बाद की पीढ़ी है, पूरी तरह तकनीक से परिचित, डिजिटल युग में पले बड़े और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक लोग जेनजी की कैटेगरी में आते हैं। जेनजीज के प्रोटेस्ट और उसके द्वारा सत्ता परिवर्तन का पहला मामला नेपाल में आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जेनजीज प्रोटेस्ट या आंदोलनों से अछूते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जेनजीज ऐसे क्यों हैं। देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, स्पेशली इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन हुआ, जेनजीज उस दौर में पैदा हुए जहां उन्होंने बचपन से ये टेक्नोलॉजीज अपने साथ देखी हैं, यानी कि ट्विटर, फेसबुक और बाद में जब टिकटॉक, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, यूट्यूब, गूगल आदि का इस्तेमाल वो बचपन से करते आ रहे हैं, और इसके द्वारा कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है, जिसका उपयोग प्रदर्शनों के दौरान भी किया जाता है, आंदोलनों में किया जाता है। यही चीज़ नेपाल में हमें देखने को मिली। लेकिन मौजूदा दौर के ये सबसे चर्चित और प्रभावशाली जनरेशन है। टेक्नोलॉजी इनके डीएनए में है। ये नए ऐप्स और ट्रेंड्स को बहुत तेजी से अपनाते हैं। सोशल मीडिया, एआई, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। डिजिटल पेमेंट, रिमोट वर्क, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब इनकी लाइफ का हिस्सा हैं। जेन जी को यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का तजुर्बा है। इनकी सोच ज्यादा खुली, क्रिएटिव और टेक फ्रेंडली होती है। ये पारंपरिक करियर और लाइफस्टाइल के बजाय फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, क्रिप्टो, एआई जैसी नई चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप अमेरिका की सिचुएशन लें तो वहाँ पे भी बहुत से आंदोलन जो हुए हैं, चाहे वो राइट की साइड से हुए हों या ब्लैक लाइव्स मैटर्स के अराउंड हो, इसमें जेनजीज का बहुत बड़ा योगदान रहा, यानी वो एक मेजर पार्ट रहे हैं। साथ ही फ्रांस में हो रहे आंदोलन या यूरोप के बाकी देशों के आंदोलनों में भी जेनजीज इन्वॉल्व थे। अगर आप भारत में भी एसएससी और प्रोटेस्ट या इस तरह की कुछ और चीज़ें देखते हैं तो डिजिटल माध्यमों से कम्युनिकेट करना उनके लिए बहुत आसान रहा है। इसका एक और खास पहलू जो जेनजीज के लिए आता है कि वो ऐसे क्यों हैं, क्योंकि उनमें एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने वह दौर भी देखा है जब उनके पेरेंट्स जो मिले रहे हैं, चाहे वो बूमर्स लें या उसके पहले के या उसके बाद की जनरेशन्स के, उन्होंने स्ट्रगल किया है। उनको नॉर्मली मेहनती जनरेशन माना जाता है। क्लाइमेट चेंज, LGBTQ+ राइट्स, जेंडर इक्वालिटी जैसे सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नेपाल के हालात काफी बिगड़ चुके हैं और अब वहाँ कुछ सुधार की संभावनाएं नजर आ रही हैं, और इन्हीं सबके बीच हमारे साथ हैं साउथ एशियन मामलों की जानकार, बल्कि विशेषज्ञ कहेंगे हम, रोमी निरंजन देसाई जी। मैम, आपका भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। और ये जो कुछ भी एपिसोड हुआ, समझना चाहेंगे क्या कुछ है घटनाक्रम, पहले लंका, फिर बांग्लादेश और अब भारत का पड़ोसी नेपाल, जो एक तरह से बहुत कुछ भारत जैसा ही, क्योंकि ये नेपाल जो
जो हम देख रहे हैं अभी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए ऑफ कोर्स बांग्लादेश में हमने देखा है रिजीम चेंज हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट आई है। म्यांमार आप देखिए, वहाँ भी एक सिविल वॉर जैसी स्थिति चल रही है काफ़ी टाइम से। श्रीलंका में भी हमने देखा था बीच में दिक्कतें हुई थी। मगर नेपाल के जो लैंड बॉर्डर्स हैं और जो हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चलते हुए ये जो मुद्दा हम देख रहे हैं जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है, आपने कहा कि ये शायद सुधरेगा, मेरे को नहीं लगता है इतने जल्दी सुधरेगा, क्योंकि अभी तो आर्मी ने टेक ओवर किया है। अब इलेक्शंस वापस होंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट होएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। मैम, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, हमारा अगला सवाल कुछ उसी तरह का है कि भारत को के किनारे किनारे जो भी देश हैं, वो लंका भी हमारा कभी मित्र राष्ट्र रहा, लेकिन वहाँ भी विरोधी स्वर। उसके बाद बांग्लादेश, उसको तो एक तरह से भारत की वजह से ही अस्तित्व में आया, लेकिन वो भी हमारे आज विरोध में आ गया। नेपाल जो भारत जैसा ही है, जहाँ पर विश्व के बहुत कम देश हैं जहाँ पर जितनी ज़्यादा लिबर्टी नेपालियों को भारत में है और भारत भी नेपाल जा सकते हैं, उसको जब ब्रेक किया गया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत के बिल्कुल नजदीक ये साजिश पहुंच गई है। उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ये जो मार्कर्स होते हैं कि एक के बाद एक देशों में हो रहा है, ये हमारे जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, ये हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं और हमको लग रहा है कि और मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, जैसे बांग्लादेश में भी जो हुआ था, हमने तो 2 साल उससे पहले, रिजीम चेंज के पहले ही लिखना चालू कर दिया था कि रिजीम चेंज होने वाला है, क्योंकि हमें हिंट्स मिल रहे थे कि कभी यूएस एम्बेसडर इलेक्शन कमीशन विजिट कर रहे थे, कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे थे कि डेमोक्रेसी की कमी है बांग्लादेश में। सेम चीज़ नेपाल में भी अगर आप देखें, सही बात है कि वहाँ 20% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ बहुत आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी करप्शन के चार्जेस हैं, वो सब ठीक है, मगर ये फॉल्ट लाइंस होते हैं जो काफ़ी इन्वेस्टेड पार्टीज जो होती है वो मैनिपुलेट कर सकती है। हमको आइडेंटिफाई, लोगों को भी आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइजेशंस को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे सकती हैं। ये थी हमारी खास बातचीत विदेशी मामलों, खासतौर साउथ एशियन कंट्रीज की एक्सपर्ट निरंजन देसाई जी से, जिन्होंने बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि इन सारे घटनाक्रमों को भारत को सीख लेने की जरूरत है और भारत में जो कुछ भी कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले करने की कोशिश की गई थी, उससे भी सबक लेने की जरूरत है और चिन्हित करके ऐसी किसी भी ताकत को पहचानने की जरूरत है ताकि पूरी तरह से सावधानी बरती जा सके। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। नेपाली सरकार की तरफ से कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के बाद हजारों युवा नाराज हो गए। इनका कहना है कि नेपाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वही हजारों छात्र यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं और इस ऐप पर बैन लगाने के बाद अब उनकी पढ़ाई भी ठप हो गई। कुछ का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों की अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन बैन के बाद अब यह भी संभव नहीं हो पाएगा। जेनजी की खासियत, जेनजी वाले युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, यानी इनका बचपन मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेमिंग के इर्द गिर्द घूमता रहता है। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना, नए आइडियाज डेवलप करना और आर्टिस्टिक सोच को नया आयाम देना इन्हें पसंद होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिजिटली इक्विप्ड होने के कारण वो नए टाइप के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्पेशली आज के समय में हम देखते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है हमारा, मतलब हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा समय नहीं लगा सकते। पर मीम्स, टिकटॉक या फिर इंस्टा की रील्स होती हैं, छोटे छोटे ट्वीट्स हैं, इमेजेस हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस हो सकते हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस हो सकती हैं, कार्टून्स हो सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है।
ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जेनजी ही क्यों पड़ा नाम? ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसे जन्म के साथ ही इंटरनेट सुविधाएं मिली हैं, जहां पर वो वही चीज देखते और समझते हैं जो वो देखना चाहते हैं। जीवन की बुनियादी बातों से अलग वो इसी में सिमटते चले गए। नतीजा, टेक्नोलॉजी के साथ वो इस तरह से घुल मिल गए हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। इसी कारण से इस पीढ़ी को जेनजी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी और जिंदगी। जेनजी की लाइफ में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। एक रिसर्च के मुताबिक 98% जेनजी युवाओं के पास स्मार्टफोन है और 95% सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इनकी ये आदतें उनकी खरीदारी के तरीकों को भी बदल रही हैं। युवाओं के साथ संवाद स्थापित नहीं किया, यदि वो उनके साथ उनकी समस्याओं को उन्होंने एड्रेस नहीं किया, तो ये किसी भी सरकार के लिए ये जो युवा है वो बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। और ये नेपाल की जो घटना है इससे लेसन लिया जाना चाहिए कि युवाओं की समस्याओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके साथ संवाद स्थापित करना होगा। आज का युवा जागरूक है, वो अपनी समस्याओं को लेकर के जाहिर है कि अपनी बातों को सोशल मीडिया एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग के माध्यम से व्यक्त करता है। सोशल मीडिया की शक्ति क्या है वो आज इस नेपाल के जेनजी आंदोलन से सामने आ गई है। मोबाइल पर भरोसा। जेनजी डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल पर ही ज्यादा काम करते हैं। 81% लोग सोशल मीडिया पर ही प्रोडक्ट खोजते हैं और 85% नए प्रोडक्ट्स के बारे में इन्हीं प्लेटफॉर्म से पता लगाते हैं। ऑनलाइन रिव्यू पर भरोसा। ये ऑनलाइन रिव्यूज पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि किसी दोस्त की सलाह पर। पैसों की बचत और कमाई। जेनजी बहुत ही स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। यही वजह है कि ये अपनी भविष्य की प्लानिंग बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक करीब 2/3 जेनजी ने 19 साल की औसत उम्र से ही बचत करना शुरू कर दिया था। 2025 में 18 से 35 साल के करीब 61% युवा पैसों को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा नौकरी में अनिश्चितता और घर खरीदने की बढ़ती कीमत भी इन्हें परेशान करती है। अपनी कमाई बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता पाने के लिए जेनजी में साइड हसल यानी अतिरिक्त काम करने का चलन भी बढ़ा है। वर्चुअल और रियल वर्ल्ड साथ साथ। ये पीढ़ी हाइपर कॉग्निटिव है, यानी ये कई सोर्स से जानकारी इकट्ठा करके फैसला लेते हैं। इंफॉर्मेशन को लेकर ज्यादा अपडेट रहते हैं। ये वर्चुअल के साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी बखूबी तालमेल बिठाते हुए चलते हैं। जेनजी के अलावा और कौन सी जनरेशंस? ये तो रही जेनजी जनरेशन की बात, लेकिन इससे पहले की जनरेशंस के बारे में भी जान लेना बेहद जरूरी है। साल 1928 से 1945 तक की जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा गया है। ये विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी है जिसने अनुशासन में रहना सीखा है। इसके बाद आते हैं बेबी बूमर्स, जो 1946 से लेकर 1964 के बीच पैदा हुए हैं। ये आर्थिक समृद्धि के बीच जन्मी पीढ़ी है जिसने अपने जीवन काल में टीवी, रेडियो देखे हैं। इसके बाद आते हैं जनरेशन एक्स, जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए हैं। ये बदलावों के बीच पली बड़ी है, जिनकी सोच स्वतंत्र रही है। साथ ही इन्होंने अपने जीवन में कंप्यूटर की शुरुआत भी देखी है। मिलेनियल्स से लेकर जनरेशन अल्फा तक। इसके बाद आते हैं मिलेनियल्स जेन वाई, जो 1981 से लेकर 1996 के बीच में पैदा हुए हैं। ये सोशल मीडिया फ्रेंडली रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में तेज माने जाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स भी हैं और जॉब हॉपिंग कल्चर के बीच रहे हैं। ये पीढ़ी क्रिएटिव जनरेशन भी मानी जाती है। इसके बाद आते हैं जनरेशन जेड यानी जेन जी। ये पीढ़ी साल 1997 से लेकर 2012
जो काफी सोशल मीडिया फ्रेंडली है। ये क्रिएटिव और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक पीढ़ी है। नेपाल में सभी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर है। ये जनरेशन जेड, जिसको आप नई जनरेशन कहते हो, बहुत बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, करप्शन को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर। फिर वहाँ पे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे के सारे नेपाल को छोड़ के बाकी देशों में जाना चाहते हैं। नेपाल का फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गया है और वहाँ करप्शन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट जो है, उनकी सरकार जो है मिली जुली सरकार है 7 पार्टी की, सारे के सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं सारे करप्ट हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 30% जो एलोकेटेड फंड्स होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर इस्तेमाल होता है, 70% खा लिया जाता है। ये जनरेशन पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में पली बड़ी है। नेपाल में क्यों आक्रामक हो रहे हैं जेनजी? नेपाल का जेनजी मूवमेंट एक क्रांति है जिसने कि नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार बदल कर रख दी। और हालांकि इस पूरे आंदोलन में अनेक युवाओं की मृत्यु हुई, 51 युवाओं की मृत्यु हुई है और सैकड़ों की संख्या में जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, वो घायल हैं। और जाहिर है कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन को सफल बनाने में अपने त्याग और बलिदान को किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जेनजी मूवमेंट है वो बहुत ही पावरफुल तरीके से सामने आया। नेपाली सरकार द्वारा कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के बाद हजारों युवा नाराज हो गए हैं। इनका कहना है कि नेपाल में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं हजारों छात्र YouTube से पढ़ाई करते हैं और इस ऐप पर बैन लगाने के बाद अब उनकी पढ़ाई भी ठप हो गई है। कुछ का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों की अच्छी कमाई हो रही थी, लेकिन बैन के बाद अब ये भी संभव नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।